तो चैप्टर नंबर 5 का ही हम अभी पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन जो है आपका, उसका ये मान के चलो लगभग लास्ट पार्ट है, जिसका नाम है आपका सर्कुलर मोशन। इससे पहले वाले क्लास में हमने फ्रिक्शन खत्म किया था। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम हम एक दिन कर लेंगे बैठ के। अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन कुछ नहीं होता आपका, एक सर्कल में जो आपका पाथ होता है, एक सर्कल में आपका अगर कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। चलिए, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। सर्कल के पास में क्या होता है, सर्कल के पास में एक रेडियस होता है, सर्कल के पास में रेडियस होता है। ठीक है, हम इसमें से क्या करेंगे, पूरा पार्ट ना लेके कुछ पार्ट इसमें से लेना चाहते हैं। कि मान लीजिए आपकी जो बॉडी है, मान लीजिए आपकी जो बॉडी है वो यहाँ से चल के यहाँ तक आती है, लेट से ए से बी आपकी चल के आती है, यहाँ से लेकर यहाँ आती है आपकी। ठीक है, तो ये, तो अगर मैं इस वाले पार्ट को उठा के अलग से देखना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि आपका ए से बी वाला पार्ट है, तो आपका इसमें क्या कवर हुआ होगा, सेंटर से जो आपका, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, आपका एक एंगल बनेगा। इस एंगल को हम बोलते हैं आपका, इस केस में एंगल को बोलते हैं आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो कि ये सब भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसी तरह होती है जिस तरह से हम आपका वी और यू और ये सब पढ़ के आए, वी एस टी ये सब पढ़ के आए। सिमिलरली आपका क्या कहते हैं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई, जैसे हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के बाद हम वी पढ़ते हैं। वी क्या होता है, डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर हम पढ़ते हैं एक्सीलरेशन, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है डीवी बाई डी टी। उसी तरह से सर्कुलर मोशन में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। थीटा के बाद क्या आता है, ओमेगा आता है, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपका v इज डी एस बाई डी टी होता है, वैसे ओमेगा होता है आपका डी थीटा बाय डी टी होता है। ठीक है, थीटा की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, थीटा की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी रेडियंस होती है। तो आपका ओमेगा की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। और बात करें तो जो आपका जो एंगल होता है, रेडियन होता है, ये आपका डायमेंशन लेस होता है, जिसके बाद डायमेंशन नहीं होते। तो इसके डायमेंशन क्या होगा, रेडियन रेडियन होगा डायमेंशन लेस, तो 1/टाइम यानी टी की पावर -1 हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद आपका आता है अल्फा। अल्फा क्या होता है आपका, जिस तरह से आपका ए होता है डी बाई डी टी, वैसे ही आपका अल्फा होता है आपका एंगुलर एक्सलेशन बोलते हैं। बस फॉर्मूले बिल्कुल सेम है जो आप लीनियर में पढ़ के आओगे, सेम टू सेम फॉर्मूले, फॉर्मूलों में कोई फर्क नहीं है, बस आपका नाम में फर्क आ चुका है। तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका, डी ओमेगा बाय डी टी हो जाएगा। इसकी अगर मैं ऐसे यूनिट की बात करूँ, जैसे इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला देखूँ उसका, तो रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये टी की पावर -2 उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपके तीन फैक्टर होते हैं जो कि आप लेके चलते हो, तीन पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम एंगुलर पैरामीटर्स बोलते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं, आपके एंगुलर पैरामीटर्स, जो कि आपके एंगुलर मोशन पढ़ने में या सर्कुलर मोशन पढ़ने में हेल्पफुल होते हैं। आपके जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सबके सब इनके फॉर्म रिलेशन में ही होंगे। तो ये हो गए आपके, अल्फा हो गया, ओमेगा हो गया, और आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये चीजें थी आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आगे बात करें इसके बाद में, तो हमारे पास में क्या होता है बेटा, हमारे पास में देर इज अ बिटवीन रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स, लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। एक सेकंड, पहले इसको पढ़ने से पहले हम मैंने क्या एक बात बताना भूल गया वहाँ पे पीछे, वो ये कि वैसे वो पता होती है, वैसे वो ये होती है कि ये सब भी आपके क्या होते हैं बेटा, ये सब भी आपके दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, दीज आर ऑल्सो योर वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब कि क्या, कि आप ये जो सारी चीजें थीटा ओमेगा अल्फा, ये भी सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अगर ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, देन इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो खैर मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं फॉर्मूले से, पर अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, डायरेक्शंस ऑफ ओमेगा एंड अल्फा की अगर हम बात करें, तो ये बिल्कुल वैसे डायरेक्शन है जैसे आप पहले लीनियर में पढ़ के आएंगे। ध्यान देते हैं कि मान लीजिए आपका ए से बी आपकी बॉडी जा रही है, ए से बी आपकी बॉडी जा रही है, इस तरह से एंगल है। अगर थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका ओमेगा भी ऑब्वियसली क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो आप ओमेगा की डायरेक्शन क्या बोल दोगे, इट इज योर एंटी क्लॉकवाइज। पर अल्फा को हम इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते, अल्फा को हम सीधे ओमेगा को देख के, अल्फा को सीधे हम ओमेगा को देख के एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं बोल सकते। हम उसके लिए क्या बोलेंगे कि अल्फा जो होता है ये आपका डिपेंड करता है ऑन, डिपेंड, इसकी जो डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अल्फा की हम डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर ओमेगा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वेदर ओमेगा इज इंक्रीजिंग
और डिक्रीजिंग। आपका ओमेगा बढ़ रहा है या घट रहा है, इस बात पे भी निर्भर करता है आपका कि डायरेक्शन क्या होगी आपकी एंगुलर एक्सीलरेशन की। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, तो हम क्या कहेंगे आपका, इन दैट केस अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। बट इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इट इज डिक्रीजिंग, देन वी कैन से अल्फा एंड ओमेगा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल की बात करें हम सिंपल से, अगर तो मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आपका इस तरह से एक डायग्राम बना दिया, मैंने एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से एग्जांपल ले दिया कि ए से बी हम जा रहे हैं, ओमेगा यहाँ पे ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, बस फर्क क्या है कि ओमेगा वन आपका 5 रेडियन पर सेकेंड है और यहाँ पे ओमेगा टू क्या है आपका 2 रेडियन पर सेकेंड है। तो आपसे पूछ सकता है बताइए डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्या होगी आपकी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो आप क्या बोलोगे, देखिए यहाँ पे कि सर देखिए यहाँ पे आपका ओमेगा दोनों टाइम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा इज एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड साफ साफ दिख रहा है कि पहले ओमेगा 5 है, बाद में ओमेगा 2 है, एंड विच मीन्स ओमेगा इज एंटी क्लॉकवाइज एंड डिक्रीजिंग। ओमेगा इज एंटी क्लॉकवाइज एंड डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली अल्फा क्या होगा, अपोजिट ऑफ ओमेगा, और अपोजिट ऑफ ओमेगा का मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज हो इसकी अल्फा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। मतलब जब मैं बाद में उसको बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस, की अल्फा की डायरेक्शन होगी, ये वाली चीज होगी। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की, इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन आपका पढ़ के आए हैं लीनियर में, वहां पढ़ के आए थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां पढ़ के आए थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और हम पढ़ के आए थे वहां पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सिमिलरली आप इस चीज को सर्कुलर में भी सेम टू सेम तरीके से लिख सकते हो, बस नाम का चेंज हो जाएगा। जैसे v क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे आएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। उसके बाद आ जाएगा आपका एस की जगह पे थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड हो जाएगा आपका ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। जैसे आप वहां पर क्या है बस वैसे ही है, बस आपने पूरा कुछ नहीं किया, आपने एस की जगह पे थीटा रख दिया, आपने ओमेगा इनिशियल की जगह पे यू रख, सॉरी यू की जगह पे आपने ओमेगा इनिशियल रख दिया, वी की जगह पे आपने ओमेगा फाइनल रख दिया, और आपने ए की जगह पे क्या रख दिया, अल्फा रख दिया। टाइम का कोई चेंज नहीं होता, टाइम तो आप कहीं भी चलते रहो, टाइम हमेशा सेम रहता है, टाइम में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता आपको। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कुछ मान लो आपको इसी तरह से फाइनल इनिशियल ओमेगा दे देगा, बोलेगा अल्फा निकालो, तो आप इन क्वेश्चन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इन इक्वेशन को लगाने की कंडीशन क्या होती है, इन इक्वेशन को लगाने की जो कंडीशन होती है वो बेटा ये होती है कि आपका एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। सिमिलरली इन वाली इक्वेशन को लगाने के लिए क्या कांस्टेंट होना चाहिए आपका, इन वाली को लगाने के लिए आपके पास में होना चाहिए दैट योर अल्फा मस्ट बी कांस्टेंट। तो बिल्कुल सेम टू सेम चीजें जो हम लीनियर पढ़ के आए हैं, बस उसको हम यूज कर रहे हैं इन अप्लाइंग ऑल द फॉर्मूलाज। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका रिलेशन बिटवीन, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन linear and angular parameters। आपके लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स में कोई रिलेशन निकालते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए ये आपको याद ही रखना है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर हम बात करें पहली बात की, जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं मान लो मेरा सर्कुलर मोशन हो रहा है, मेरा ओमेगा ऐसे जा रहा है, तो पहला रिलेशन हम देखेंगे, आपका पहला रिलेशन हम देखेंगे v एंड ओमेगा के बीच में। तो जब हम बोल रहे हैं कि आपके मान लीजिए ये सेंटर है आपका, और सर्कुलर मोशन यहाँ से ऐसे हो रहा है आपका, ऐसे ओमेगा से जा रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है आपका, इसका रेडियस है आपका r। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया सी, या ओ ले लो इसको। तो इस केस में ओमेगा आपको मैंने दे रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना, तो याद रखेंगे v क्या होता है, v और r इसका फॉर्मूला होता है आपका v इज इक्वल टू r ओमेगा। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन, दिस इज योर रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वेलोसिटी। बस इस वेलोसिटी का कुछ खास नाम होता है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको हम खास नाम से बोलते हैं आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब सवाल आता है कि इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब इसको हम डायरेक्शन बनाते हैं, तो इस तरह से मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, इट इज लाइक अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज है ऊपर की तरफ है, तो v भी कैसे हो जाएगा आपका, v जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो ये आपका v इज इक्वल टू r
ओमेगा होगा। समझ में आया नहीं आया, जल्दी ये बताओ पहले तो कि मैंने कैसे डायरेक्शन बनाई है। परपेंडिकुलर इसलिए होगा आया क्योंकि हम सर। जानते हैं कि किसी भी सर्कल में हम अगर टेंजेंट बनाते हैं इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। हम्म, सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ द सेम ग्राउंड्स हम आपका ए एंड अल्फा में भी क्या है रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा खास कर वी टी बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे कि मान लीजिए आपका अल्फा इस बार इस तरह से है, क्लॉकवाइज बना दिया मैंने, ये आपका सेंटर है और आपका बॉडी आपकी घूम रही है, ठीक है। तो इस केस में भी आप एक नया एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं ए टी, और ए टी का फॉर्मूला होता है जैसे आर ओमेगा है वैसे यहाँ पे आर अल्फा हो गया। डायरेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको इसका नाम होता है आपका टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। इसका नाम होता है आपका टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। टेंजेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्कल पे टेंजेंट की तरह जाती है, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरह से, और दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस वाई, बिकॉज आपका टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, हम बस में पढ़ के आए। तो यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी 80 डायरेक्शन। अच्छा सर ये नीचे की तरफ क्यों हुई, क्योंकि आपका अल्फा भी नीचे की तरफ घुमा रहा था इसलिए ये आपका नीचे की तरफ हो गई, और वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 80 इज इक्वल टू आर अल्फा, और वीटी क्या हो जाएगा आपका आर ओमेगा हो जाएगा। चलिए ये सारी बातें हमको समझ में आ गई। अब एक नई चीज है, अब गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ ये होती है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, या दूसरे नाम से इसको कई कई नामों से पुकारा जाता है आपके सिलेबस में सेंट्रीपिटल से, या तो कभी इसको रेडियल, या फिर कभी कभी हम इसको नॉर्मल एक्सिलरेशन के नाम से भी बुलाते हैं। अब सवाल है कि क्या होता है ये सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। दिक्कत ये हुई कि जब मैं सर्कुलर मोशन आपका करवा रहा हूँ, मान लीजिए मैं ए से लेके बी गया, कुछ इस तरह से मैं सर्कुलर मोशन का पार्ट बनाया, मैंने ए से लेके बी गया, ये तो आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, ये सेंटर है आपका। तो जब मैं जा रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि आपका जो वेलोसिटी में चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब मैं अगर यहाँ पे मेरी एक वेलोसिटी है वी ए ऐसे, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी है वी बी ऐसे, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी जो वी की जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड चेंज आ रहा है वी में, अगर मान लो वी ए से वी बी जब जा रहा है तो जो मैग्नीट्यूड चेंज आ रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ए टी। मतलब AT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन। चलिए ठीक है, समझ में आता है। बट द प्रॉब्लम इज कि हम ये देख रहे हैं कि लगातार आपके सर्कुलर मोशन में, किसी भी सर्कुलर मोशन में यू कैन सी दैट लगातार आपका देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। आप यहाँ बोलते हो वी ए, यहाँ बोलते हो ऐसे होगा, कोई भी रैंडम ऐसे अलग अलग जगह पे आपका देयर इज अ डायरेक्ट चेंज इन एक्सिलरेशन कंटिन्यूअसली। तो हम कहेंगे कि v का मैग्नीट्यूड का चेंज जो होता है वो तो आपका at पे डिपेंड करता है, हम समझते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि आपका अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो दिक्कत ये वाली बात ये है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी एक्सीलरेशन आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी देन देयर मस्ट बी एन एक्सीलरेशन देयर। अब द प्रॉब्लम इज जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब तो हमने 80 लगा दिया, बट द डायरेक्शन चेंज इज आल्सो अ फैक्टर व्हिच कैन चेंज योर वेलोसिटी, देन इन दैट केस द रिस्पांसिबल फैक्टर विल बी योर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। द रिस्पांसिबल फैक्टर विल बी योर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मतलब आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और इसको कोई किताब एसी, कोई किताब ए आर नाम से प्रेजेंट करती है, आप किसी हिसाब से ले लो, हम एसी लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमने ये हमें ये पता चला कि एसी क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज जस्ट रिस्पॉन्स, इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड, नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन है ये एक तरह का, और हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है देन इट मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज, इट मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज एन, एज वेल एज अ डायरेक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। तो हम एसी के यानी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड देखता हूं तो उसका बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विच इज वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अभी हमने थोड़ी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है, थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको बताया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड आपका स्क्वायरिंग कर दूं तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और मैं यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दूं, यहाँ पे आर से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा।
मतलब क्या, मैं वी स्क्वायर बाय आर को मैं एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर आर। तो आपके आपके एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वन इज योर ओमेगा स्क्वायर आर एंड द अदर वन इज योर वी स्क्वायर बाय आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज्यादा, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर एंड ओमेगा स्क्वायर आर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके, ये तो क्या हो गया बेटा, ये आपका मैग्नीट्यूड के बारे में आपको जानकारी मिल गई एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ एसी की। अगर मैं बात करता हूँ तो रिमेंबर दैट एसी की अगर मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात करूँ तो वी हैव टू रिमेंबर दैट इट इज ऑलवेज 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 इट इज ऑलवेज रेडियली इनवर्स, रेडियली इनवर्स, और वो भी किस तरफ, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपका किस तरफ है। देखो रेडियली का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी डायरेक्शन जो रेडियस की डायरेक्शन में होती है। अब रेडियस तो आपका ये पूरी डायरेक्शन रेडियस की डायरेक्शन कहलाएगी, बट इसने कहाँ बोला है टुवर्ड्स, मतलब पॉइंट अगर यहाँ पर है तो इस साइड होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे अगर मैंने आपके अलग अलग जगह पे आपको मैं एसी की डायरेक्शन दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए ये पॉइंट है आपका, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपका एसी यहाँ पे होगा, ये पॉइंट यहाँ पे एसी यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, एसी यहाँ पे होगा। तो हर जगह आपका आपका एसी इस तरह से बनेगा कि रेडियस के अलोंग और आपका टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इट्स डायरेक्शन, ये आपका होगा। और याद रखें जिस जगह पे जो ओमेगा की या वी की वेलोसिटी की वैल्यू है, मतलब जैसे यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, तो यहाँ पर आपका AC1 हो जाएगा आपका V1 स्क्वायर बाय आर, आर तो हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AC2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय आर। हर जगह पे इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एसी की वैल्यू भले ही आपकी अलग अलग हो सकती है, बट इट डज नॉट मीन कि वो आपके मैग्नीट्यूड को कुछ भी चेंज कर सकता है आपके वेलोसिटी की। इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट कैन जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरह आपका एसी लगता है। जल्दी से बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया। आया सर। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में एक्चुअली में सर्कुलर मोशन जो इस चैप्टर में देखा उसमें एंट्री कर रहे हैं। जितनी भी चीज यहाँ तक पढ़ रखी है ना, ये सारी चीज आपकी बचपन की थी, मतलब इससे पहले आपको पता होनी चाहिए थी, नहीं पता थी कोई बात नहीं, वापस समझा दी सब कुछ मैंने। अब इस चैप्टर में एंट्री इस बात से हुई है कि हम इस चैप्टर में मेनली फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। हमने इस चैप्टर का नाम ही है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें मेन बात आपकी फोर्सेस के बारे में होने वाली। तो कौन से फोर्सेस आपके इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनकी बात करें तो हमें एक फोर्स, हम एक बात देख रहे हैं कि सर्कुलर मोशन होने के लिए, सर्कुलर मोशन होने के लिए यू यू नीड टू चेंज योर डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली। आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली हर टाइम पे लगातार चेंज करती रहनी चाहिए। सर्कुलर मोशन अगर कहीं भी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे लगातार क्या होगी बेटा, आपकी डायरेक्शन तो जरूर चेंज हो जानी चाहिए। अगर लगातार आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लगातार आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी बताओ, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेंजेंशियल की सेंट्रीपिटल। डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, होता है आपका रेडियल एक्सेलरेशन की सेंट्रल, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंट। क्या टेंजेंट। टेंजेंट क्यों होगी बेटा चेंज करने के लिए, यहाँ इतना सारा समझाया आपने ध्यान ही नहीं दिया। क्या ओके। लिखवाया यहाँ पे, अर्थ ये सेंट्रिक। यहाँ पे जो आपका सेंट्रीपिटल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन। मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम के बाद मुझे एक चीज तो करनी पड़ेगी। तो देखिए डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल के एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है मैंने अभी अभी आपको बताई, वो होती है आपकी ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। अब मैं जानता हूं कि आपका जो एफ होता है, कोई भी जो एफ होता है, ठीक है, बाय सेकंड लॉ मैं जानता हूं इट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। जो आपका फोर्स होता है इट इज इक्वल टू एम ए। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा, यू विल गेट अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। और एम ए सी क्या है आपका, वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज योर वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी बात, पहले ये तो क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ऑब्वियसली जो एसी की डायरेक्शन होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो अंदर की तरफ होती है। तो ऑब्वियसली जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ऑलवेज रेडियली इनवर्स टूवर्ड्स द सेंटर।
हमेशा सेंटर की तरफ होगी और वो भी रेडियली इनवर्स। ठीक है, तो मतलब एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कहीं भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे v1 वेलोसिटी है आपकी, तो इस टाइम पे आपका एक फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, जिसको मैंने एफ सी बोल दिया, और उसकी एफ सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एम वी वन स्क्वायर बाय आर, दिस विल बी योर सेंटीमीटर फोर्स वैल्यू। एक और बात बता दें कि दिस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस इज द फोर्स which is responsible for circular motion, which is responsible for circular motion। अगर आपका कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है देन यू नीड टू हैव दिस फोर्स एफ सी। अगर ये नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट कि आपकी डायरेक्शन चेंज करनी है लगातार, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपका एफ सी ही जिम्मेदार होता है और कोई जिम्मेदार नहीं होता। कभी कभी क्या होता है बेटा, आपको एक नए तरह का नाम भी मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम भी मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की चीज भी आपको मिलेगी। तो अगर इसको हम बोले, इसको भी कुछ लोग एफ सी बोलते हैं, तो इसको मैं एफ सी टू बोल रहा हूँ जानबूझ के। अब ये क्या होता है, ये एक तरह का सूडो फोर्स होता है। सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है, सूडो इज समथिंग विच इज इमेजिनरी। सूडो का मतलब होता है आपका इमेजिनरी फोर्स, सूडो इज योर इमेजिनरी फोर्स। आप क्या होता है कि आपके लिए जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि सर्कुलर मोशन को ना पढ़ना हमारे लिए, एग्जाम्पल की मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, सर्कुलर मोशन को हमें हमारे लिए पढ़ना कभी कभी क्या होता है, हम सर्कुलर मोशन के सवाल को जब भी हम करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। क्या कि मान लीजिए आपका, हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, आपका अंदर की तरफ लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी एम वी स्क्वायर बाय आर। एक तो होता है ग्राउंड फ्रेम से उस सवाल को करें हम, ग्राउंड फ्रेम से उस सवाल को करें। दूसरा होता है कि हम जो बॉडी रोटेटिंग बॉडी होती है, जैसे इसको हम बोलते हैं आपका बॉब। ठीक है, तो इसको हम क्या चाहते हैं आपका कि आपका, हम बॉब के फ्रेम में इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम आपका ग्राउंड फ्रेम में, तो हम कोई सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते ही नहीं, हम सीधे यहाँ पे टेंशन लगाते हैं, यहाँ पे आपका mg लगाते हैं, और सीधे लिखते हैं आपका, क्योंकि एसी ऊपर है, तो जैसे हम सेकंड लॉ के हिसाब से जो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, इसको हम ग्राउंड फ्रेम बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा फ्रेम जिसमें आपका एक्सेलरेशन नहीं होता, उसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना डिटेल में आपकी बुक में है नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें, दूसरा होता है आपका बॉब के फ्रेम में, मतलब जो पार्टिकल घूम रहा है, जो बॉडी घूम रही है, हम उसी के ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल बन के बैठ जाते हैं। यही बैठ के हम अगर दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज योर नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है आपका, देखो साफ सी बात है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ऐसा फ्रेम जहां से अगर हम देख रहे हैं, अगर ऐसे जगह पे बैठ के हम देख रहे हैं जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, ऐसी जगह से बैठ के हम अगर दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो उसको हम बेटा आपको बोलते हैं एक्सेलरेशन, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और ऐसे फ्रेम से बैठ के जहां से हम दुनिया को देखते हैं जहां पे आपका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, जैसे ये बॉब है, हम बॉब पे अगर बैठ के हम दुनिया को देखेंगे तो वी नो कि ये आपका बॉब एक्सेलरेटिंग होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन होगा तो पक्का वहां पे एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि आपका सेंट्रीपिटल तो कम से कम लगेगा अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर यहाँ बैठते हैं तो उस टाइम पे हम ये ए सी नहीं दिखाते, हम वहां पे क्या बोलते हैं कि हम एक इमेजिनरी फोर्स बनाते हैं। यहाँ पे एक इमेजिनरी टी होगा अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, एम जी होगा अभी भी कोई, क्योंकि ये तो रियल फोर्सेस थे। इस केस में फिर हमें एक इमेजिनरी फोर्स, नया तरह का फोर्स जो होता नहीं है, हमने बस बना दिया जानबूझ के, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ सी टू बोल देते हैं। एक इमेजिनरी फोर्स बोलते हैं आपका एफ सी टू। अब मैंने बोला कि चाहे आप सवाल को इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, बात तो एक ही है, क्योंकि आपके दोनों सवाल तो सेम ही है, तो आंसर भी सेम आने चाहिए। तो इस केस में जो आप टी माइनस एम जी लिखते हो तो ये एफ सी टू के बराबर आता है। और फिर हम इसको और इसको जब आपस में कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एफ सी टू भी किसके बराबर आएगा, आपका एम वी स्क्वायर बाय आर आएगा। और इसको देख के हमें एक चीज लगती है, इसको देख के हमें क्या लगता है कि यार एफ सी टू एम वी स्क्वायर बाय आर तो वही फॉर्मूला है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का था, तो हमने एक नया नाम क्यों दिया। तो ये नया नाम आने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम एक इमेजिनरी फोर्स अप्लाई करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के, ताकि जो आपका सवाल है उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। होता क्या है कि कोई बॉडी चलती हुई बॉडी है, चलती हुई बॉडी जिसके पास एक्सेलरेशन होता है, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, सेकंड लॉ लगा के इसको सॉल्व करना एज कंपेयर टू, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ आपका सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, एफ टी थ्री लग रहा है, आपका इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इस सवाल को करना, इस सवाल को करना बच्चे को एज कम्पेयर टू ये वाला सवाल करने में आसान लगता है, क्योंकि इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं होता। इक्विलिब्रियम वाले सवाल करने में थोड़ा सा आसान होता है, तो हम जानबूझ के ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं ताकि
आपका सवाल करने में आसान रहे। अब दिक्कत ये होती है कि आपको हम सूडो फोर्स के बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं एक्स्ट्रा, तो सूडो फोर्स के बारे में एक बात देखी गई है, इमेजिनरी फोर्स के बारे में एक बात देखी गई है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका m इंटू ए के बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। जो बॉडी का एक्सीलरेशन था उसी के बराबर, जो बॉडी का मास था उसके बराबर मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आप जब अप्लाई करते हो तो इट इज अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे जब भी आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना होगा, तो मैंने बोला कि एग्जांपल की कोई बॉडी है, जैसे ये आपका बॉब वाला एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ठीक है, मुझे बोला गया कि इसमें आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के बताओ। तो पहले मैं क्या करूंगा, सर्कुलर मोशन देखूंगा कि मेरा सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से हो रहा है, ये आपका सेंटर है, आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो अगर मुझे इस सवाल में आपका लगाना है सूडो फोर्स, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, मैं बोलूंगा सर देखिए कि सेंट आपका जो सूडो फोर्स होता है इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो आपका अंदर की तरफ है, तो सूडो फोर्स क्या होता है, हमेशा बाहर की तरफ लगेगा। तो एक बात हम याद रखेंगे, सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इट इज ऑलवेज, मतलब सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम सेंटर, इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम सेंटर, ये हमेशा सेंटर से क्या होगी, आपकी दूर की तरफ होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड मैंने क्या बोला कि आपका मैग्नीट्यूड जो होता है वो m इंटू ए के बराबर ही होता है। तो एसी की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दी, एसी की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर होती है, या ओमेगा स्क्वायर आर होती है, आप कोई भी लेके चल सकते हो। तो उस केस में आपकी एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू ए क्या है आपका, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये, तो आप ये पाओगे, सॉरी मैं इसको FC2 बोलता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम FC2 बोल रहे हैं, मेन तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो FC2 की वैल्यू आप पाओगे कि mv स्क्वायर बाय आर आती है, और इसकी वैल्यू आपकी, अब एक बात देखने को मिलती है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में फर्क क्या है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में फर्क क्या है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो आपका इसकी जो क्या कहते हैं, ये एक रियल रियल फोर्स है, ठीक है, जो हमेशा लगता है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो आपका जो फोर्स अंदर की तरफ लगता है वो रियल होगा। दूसरी बात, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी mv स्क्वायर बाय आर होगी, ठीक है, या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर होगी, दोनों ही फॉर्म सही है। तीसरी बात, इसकी जो डायरेक्शन होगी इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो इट इज अ एन इमेजिनरी फोर्स, या इमेजिनरी शब्द को हम बोलते हैं आपका सूडो फोर्स। It is not a real force, it's an imaginary force, just you have drawn it to simplify your problem। वैल्यू इसकी सेम टू सेम होती है, आपकी mv स्क्वायर बाय आर ही होती है, या m ओमेगा स्क्वायर आर ही बोल सकते हो आप इसको। एंड द लास्ट थिंग दैट यू कैन सी इज इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होती है आपकी अवे फ्रॉम सेंटर, तो आपका उल्टा होता है ये आपका अवे फ्रॉम सेंटर, दिस इज योर अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये आपकी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये जब टर्न करती है, जब टर्न करती है तो देयर इज अ चांस, मैं वापस बताता हूँ सब चीजों को। सर्कुलर मोशन जब आपका हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पे होता है, तो उस केस में आप ये बात याद रखें, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बेटा वो हमेशा आपको किसी और फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे टेंशन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे अगर हम बात करें आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। आपका जब लेवल रोड पे कोई बॉडी चल रही होती है, कोई कार चल रही होती है, तो उसमें 3 तरह के फोर्स आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्मल मिलेगा आपको, mg मिलेगा आपको, वेट मिलेगा और फ्रिक्शन मिलेगा। आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स, आप ये कहेंगे कि जो फोर्स आपका सेंटर की तरफ लग रहा है, जो फोर्स आपका सेंटर की तरफ लग रहा है और जो कि आपका एसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। देन यू कैन इजीली से कि फ्रिक्शन ही है जो आपका सेंटर की तरफ लग रहा है, तो आप इजीली बोल पाएंगे फ्रिक्शन इज आपका एफसी, ठीक है। अगर एफसी के फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर होता है, हम ये लिख चुके हैं। एन की बात करते हैं तो एन तो क्या है आपका, एन और mg एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, तो आपका एन इक्वल टू mg निकल के आ जाएगा, ये बात नहीं आती है। लेकिन सवाल आता है आपका कि टू प्रिवेंट स्लिपिंग, अब क्या होता है, देयर इज अ चांस, कभी आपने देखा होगा कि कभी किसी टर्न पे, आपने खासकर बात बहुत देखी होगी, कभी जब गाड़ी कोई बहुत ज्यादा बड़ा कर्व आता है, और मान लीजिए कोई गाड़ी आपकी बहुत ज्यादा हाई स्पीड में आ रही है, तो देयर इज अ चांस कि वो स्लिप करके आपके रोड के बाहर जाके गिर सकती है। कई बार ये पुलों पे केस होते हैं, कई बार आपके जो हाईवेज होते हैं इन पे केस होते हैं कि वो आपका स्लिप करके बाहर की तरफ जाके गिर जाते हैं, राइट।
सुना होगा। इसलिए जब आपके टर्न्स आते हैं तो उस पर जनरली लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गाड़ी आराम से निकालते हैं, कहीं ऐसे बहुत ज्यादा तेज नहीं निकालते ताकि कहीं ना ऐसा ना हो कि गिर जाए। तो हमको ये स्लिपिंग को प्रिवेंट करना है। अब इस स्लिपिंग को प्रिवेंट कैसे किया जाएगा, या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी ये स्लिपिंग हो रही थी, और कैसे इसको रोका जाए। तो देखिए, अगर जो बॉडी आपकी, मैं वापस सुनाता हूँ, सर्कुलर पाथ पे आपकी जो बॉडी चल रही थी, सर्कुलर पाथ पे आपकी जो बॉडी चल रही थी, इसको इस सर्कुलर पाथ पे घुमाने का काम कर कौन रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ पे इसको घुमाने का काम कर कौन रहा है, फ्रिक्शन रहा है। ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज आने वाली है। फ्रिक्शन कर रहा है, तो यहाँ फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने क्या बोली, अगर इसको सर्कुलर मोशन करवाना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, mv²/r, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होनी ही चाहिए, तभी आपका सर्कुलर मोशन करवा जाएगा। एन की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो mg निकल के आ चुकी है। ठीक है, एन और mg का कोई रोल नहीं है स्लिपिंग में, बिकॉज बिकॉज कि आपका जो बॉडी है वो आपका स्लिपिंग तो इस रोड पे कर रही है, और एन और mg तो ऊपर और नीचे की तरफ होते हैं, हवा में और जमीन में। अगर इसकी स्लिपिंग हो रही है, इसका मतलब ये बॉडी बाहर जाने की कोशिश कर रही है। अगर इसकी स्लिपिंग हो रही है बेटा, तो ये बॉडी मतलब बाहर स्लिप होने की कोशिश कर रही है। अगर मुझे इस स्लिपिंग को रोकना है, इसका ये पहली बात, स्लिपिंग हो क्यों रही है, स्लिपिंग इज ड्यू टू स्लिपिंग इज ड्यू टू इनसफिशिएंट फ्रिक्शन। देखो, अगर बॉडी बाहर जाके स्लिप करके गिर रही है, इसका मतलब ये है ना कि जो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, इट वाज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड इट टुगेदर इन दिस पाथ। अगर ये फ्रिक्शन ठीक ठाक ज्यादा होता तो इस बॉडी को भी बाहर जाने देता ही नहीं। फ्रिक्शन कम पड़ गया, इस वजह से क्या हो गया, बॉडी पीछे की तरफ चलेगी, जो कि अंदर की तरफ आनी चाहिए तो बाहर की तरफ चली गई आपकी। तो ऐसा कब होता है, जनरली ऐसा तब होता है जब रेनी सीजन में, या फिर आपकी जो बहुत ज्यादा चिकनी रोड आ जाती है, या फिर रेनी सीजन में खासकर, या स्नोई जब रोड्स हो जाती हैं आपकी, उन केसेस में आपको ये स्लिपिंग ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है आपकी रोड्स की, पानी की वजह से या फिर आपके स्नो की वजह से। तो हमने कहा कि अगर मेरी स्लिपिंग मुझे बचानी है, आई नीड टू अवॉइड स्लिपिंग, मैं चाहता हूं कि मेरा स्लिपिंग क्या रहे, ना हो, तो आई नीड टू एंश्योर कि मेरा जो एफ की वैल्यू है, ठीक है, आई नीड टू एंश्योर वन थिंग, कि मेरी जो एफ की वैल्यू है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड वैल्यू, मतलब ये इतनी होनी चाहिए मिनिमम, ये इतनी होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी बाहर जाके ना गिरे बस। मतलब मेरा कहने का कि मैं उसके, मेरे जो एफ की मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपकी हमेशा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड, अब सुनना क्या मतलब है इसका। अगर मुझे स्लिपिंग करनी है, ठीक है, अगर मुझे स्लिपिंग से बचाना है, सॉरी स्लिपिंग नहीं करनी, अगर मुझे स्लिपिंग से बचाना है, तो मैं अपनी फ्रिक्शन की इतनी वैल्यू लगा दूं ताकि मेरी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उससे ज्यादा रहे। क्यों, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, ये मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है। अच्छा, क्यों है ये मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू, देखो मुझे सर्कुलर मोशन करवाना है। अगर मुझे सर्कुलर मोशन करवाना है तो ऑब्वियसली मुझे आपकी mv²/r के बराबर फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इट इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और तो मुझे मतलब mv²/r तो मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू इतना होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो फ्रिक्शन है वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि उसकी वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर मेरे फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा रही, देन इन दैट केस ये बॉडी कभी बाहर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा फ्रिक्शन इतना ज्यादा सफिशिएंट है कि जो बॉडी पहले बाहर जाने की कोशिश कर रही थी उसको बाहर जाने नहीं दे रही, क्योंकि मैं तो उसको अंदर लेके आ जाऊंगा, फ्रिक्शन इतना ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और हम अभी लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं कि फ्रिक्शन की जो बेटा मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एफ एस मैक्सिमम बोलते हैं। याद है ये चीज, ठीक है। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। पढ़ी थी लास्ट क्लास में हमने चीजें। हाँ जी। और इसका फॉर्मूला याद है क्या आपको, याद हो तो बता दो बस, वरना मैं ही बता ही दूंगा। एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, सर फॉर्मूले अभी याद। म्यू एस एन था, मतलब रिवाइज करवा रहे हैं तो ये म्यू एस एन, ये तो याद है ना, म्यू एस एन था, एक म्यू एस हाँ एन था, जी एक सर। म्यू के एन था, काइनेटिक वाला। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, म्यू एस एन होती है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बनता क्या है, सवाल, अच्छा अब हम आगे सॉल्व करें तो म्यू एस एन, एन की वैल्यू हमने अभी निकाल रखी है पहले ही, कि एन की वैल्यू क्या है, एम जी है आपकी। तो म्यू एस एन इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से हम काटा पिटी बचाते हैं, तो m से m चला जाएगा आपका। सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाता है कि फाइंड द मिनिमम स्पीड या मैक्सिमम स्पीड, कुछ भी जाता है, आपको वो स्पीड पता करनी है, सो दैट यू विल अवॉइड स्लिपिंग, कितनी स्पीड में अपनी गाड़ी में चलाऊं ताकि मेरी स्लिपिंग ना हो। तो वो यहाँ से आप निकालते हो, आप बोलोगे v² इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी।
तो आप यहाँ से v की वैल्यू क्या बोलोगे कि आपका v शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये v कौन सी है वैल्यू? ये v वो वेलोसिटी है बॉडी की जिससे वो आपकी आगे की तरफ, ये जो बॉडी आपकी ऐसे चल रही थी आगे की तरफ, ये वो वेलोसिटी है जिससे आपकी बॉडी चल रही है। तो आपसे सवाल पूछता है कि बताइए मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। तो आप क्या बोलोगे? आपकी जो v है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन म्यू एस आर जी। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसको हम सेफ स्पीड बोलते हैं, हो जाएगी रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो अगर आप अपनी गाड़ी को म्यू एस आर जी के रूट से छोटी वेलोसिटी पे चलाओगे, देन योर बॉडी विल बी सेफ ऑन अ लेवल रोड एंड यू विल नॉट लूज फ्रिक्शन। समझ में आया इतना? हाँ जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी चीज को हमने अभी लेवल रोड पढ़ा है, इसी चीज को हम देखने जा रहे हैं आपके इंक्लाइन प्लेन पे या बैंकिंग ऑफ रोड। एक चीज होती है जिसको बेटा हम बोलते हैं आपका बैंकिंग ऑफ रोड। एक सेकंड, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? अक्सर हम ये देखते हैं कि आपकी जो रोड्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े हाईवेज पे आपकी जो रोड्स होती हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी बनाई जाती है। टेढ़ी से मतलब कि अगर वो हाईवे है, पुल है, तो वो थोड़ा सा इस तरह से बनाई जाती है कि उसकी हाइट होती है यहाँ से कुछ, ठीक है, थोड़ी सी ऊंची बनाई जाती है और थोड़ा सा कर्वी शेप होती है। मतलब कर्वी शेप से मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ी सी ऊंचाई भी बनाई जाती है। अगर आप उसको सामने देखोगे तो रोड आपको कुछ इंक्लाइन दिखाई देगी इस तरह से। ये जानबूझ के आप करते हो, रोड को टेढ़ा तो बनाते हो, एक तरफ से मोटा रोड बनाते हो, एक तरफ से पतला रोड बनाते हो, ऐसे जानबूझ के करते हो। क्यों करते हो? तो उसका यूज है, अब देखते हैं क्या। तो हम बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, आप जब रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन बना के, थोड़ा सा ऊंचा बना के उसको सेव करना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं आपका बैंकिंग रोड। इसका फायदा क्या होता है आप देखिएगा। देखिए, तो हमने कल आपको बताया था कि जब भी आपका इंक्लाइन प्लेन आएगा और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, कुछ भी है आपका, सबसे पहले आपको एक फोर्स को रिजॉल्व करना है। तो सबसे ऊपर एन लगता है आपका ऐसे, नीचे लगता है आपका एम जी कॉस थीटा ऐसे, हमने लास्ट टाइम किया भी था। और यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा आपका एम जी साइन थीटा लगता है। यहाँ क्या लगता है आपका एम जी साइन थीटा। ये तीन चीज तो हमने लास्ट टाइम पे करी थी कि आपका ऐसा होना चाहिए। अब बात यह है कि ये जो रोड है, ये रोड आपको दिख कैसे रही है? ये रोड ऐसी है घूमती हुई। इस रोड को अगर मैं दिखाऊं तो ये आपको सामने दिखा रहा हूं तो आपको ऐसे दिख रही है। रोड एक्चुअली में पूरी रोड गोल रोड है ये, इस तरह से, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली में ये गोल रोड है ऐसे। बस ये रोड थोड़ी सी क्या है कि एक तरफ से ऊंची है और एक तरफ से नीची रोड है, बस इस तरह की रोड है। तो इस केस में आपका जो बेटा सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस केस में जो आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है आपका? एक सेकंड। इस केस में जो आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है वो तो हो तो वैसे ही रहा है। मतलब आपका बात करें तो सर्कल तो ऐसे ही घूम रही है बॉडी, और जब सर्कल ऐसे घूम रही है तो इस केस में आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका अभी भी ऐसे ही लग रहा है, जिसकी वैल्यू है वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। अब गड़बड़ ये है कि इसमें हम फ्रिक्शन को अगर लगाना चाहते हैं, तो देर इज अ चांस की बॉडी आपका, हम फ्रिक्शन को लगाते हैं नीचे इस तरह से, क्योंकि आप ऑब्वियस बात है आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस केस में अगर आपसे पूछता है कि मुझे ये बताइए कि आपका जो वो होगा क्या कहते हैं, इस बार अगर आपसे पूछता है कि इस बार आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो आपके एम जी साइन थीटा और एफ दोनों के कुछ कुछ कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए कैसे। मैं क्या करता हूँ, इसको ये वापस से बनाता हूँ, इसकी एफ बी डी। ऊपर ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। नॉर्मल कैसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नॉर्मल मुझे ऐसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है। एम जी कैसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? एम जी आपको ऐसे लगते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है। और मतलब ये मैं इस वाली का नहीं बना रहा, मेन एम जी वापस बना रहा हूँ। मतलब अगर मैं बॉडी को, सिंपल बॉडी को देखता तो एम जी ऐसे लग रहा होता, एन ऐसे लग रहा होता, और आपका फ्रिक्शन जो है वो अलोंग द रोड ऐसे लग रहा है। और फ्रिक्शन कैसे लग रहा है आपका? फ्रिक्शन लग रहा है आपका इस तरीके से। एंगल मैंने कल समझाया था, उन एंगल का यूज कर रहा हूँ। मेरा एंगल ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। और इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं आपका, तो ये थीटा होगा और आपका ये थीटा होगा। तो इस तरह से सारे एंगल बनते हैं आपके। चलिए, तो ये आपका, अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूँ इन एक्स डायरेक्शन, अब मैं इसको एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन रिजोल्व करूँ तो आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। एम जी तो नीचे है, इसका कंपोनेंट बनेगा आपका ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा, क्योंकि जिस एक्स का थीटा बनता है उसको हम कॉस लेके चलते हैं। और ये वाला बनेगा आपका एन साइन थीटा।
ये बनेगा आपका एन साइन थीटा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम आपका एफ का अगर कंपोनेंट लेते हैं तो एफ का एक कंपोनेंट बनेगा आपका इस तरफ जो कि होगा आपका एफ कॉस थीटा, और एक एफ का कंपोनेंट नीचे आएगा जो होगा आपका एफ साइन थीटा। इस तरह से आपके कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इस डायग्राम को वापस से दिखाता हूँ आपका, जिसमें रिजॉल्व करने के बाद जो आपकी चीजें बन के आई हैं वो दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी सब समझने में, तो उसको प्लीज अच्छे से समझ लो। तो आपका ऊपर क्या क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है आपका एन कॉस थीटा, नीचे क्या दिख रहा है आपका एम जी, और नीचे एक और फोर्स दिख रहा है एफ साइन थीटा। तो अब बेटा अगर मैं, मेरा जो बॉडी का मूवमेंट है, आपका बॉडी का मूवमेंट वाई में तो देयर इज नो एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो आप सीधे आप क्या बोल सकते हो कि एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये बोल सकते हो। इतने हाई लेवल के सवाल मेरे ख्याल से नहीं आने चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप हो जाता है ये, पर फिर भी हमें बताना जरूरी है। अगर यही बात हम एक्स डायरेक्शन में देखते हैं तो थोड़ा ध्यान देना, एक्स डायरेक्शन कुछ नई चीज आएगी देखने को। एक्स डायरेक्शन में अगर हम ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो आपका एक्स डायरेक्शन में इस तरफ क्या लग रहा है, इस तरफ लग रहा है आपका एन साइन थीटा, और एक और फोर्स लग रहा है जो क्या है आपका एफ कॉस थीटा। और इस तरफ अगर हम बात करें पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ आपको कोई फोर्स लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है आपका। अब हम ये बोल सकते हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन तो आपका ऐसे ही हो रहा है, सर्कुलर मोशन तो इस तरह से हो रहा है वापस से जैसे, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है इस तरफ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या है वी स्क्वायर बाय आर। तो हम एफ इज इक्वल टू एम ए से सेकंड लॉ से हम बोल सकते हैं ये हो गया नेट फोर्स, और ये इस बार क्या काम करेगा बेटा, ये इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है इसका। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, वो फोर्स जो आपका सेंटर की तरफ लगता है, तो सेंटर की तरफ आपका ये वाला फोर्स लग रहा है, तो आप उसको सीधे बोल सकते हो एम ए। यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ आपका एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए क्या है आपका वी स्क्वायर बाय आर, तो ये वी स्क्वायर बाय आर हो गया। तो आपके सामने इस तरह से दो इक्वेशन आती हैं, आपके सामने इस तरह से क्या आती है, दो इक्वेशन आती हैं, और आपके पास मेन जो सॉल्व करना है वो दो वेरिएबल्स है, क्या, एक तो एन और एक एफ। एन और एफ आपको निकालनी चाहिए। देखो हॉरिजॉन्टल लोड पे बड़ा सिंपल था, एफ सीधे आपका वी स्क्वायर बाय आर आ गया था यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लोड पे, ठीक है, ये सीधे एम वी स्क्वायर बाय आर आ गया था। लेकिन इस केस में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, तो इस तरह से आपने लिख दिया। सवाल फिर से वही निकल के आता है कि मुझे कितना वी मैक्सिमम मैं लगा सकता हूँ, सवाल वही निकल के आता है कि मैं कितना मैक्सिमम वी लगा सकता हूँ अपने क्वेश्चन में, सो दैट आपका एक सेकंड, सवाल ये आता है कि मेरे को अगर इस बैंकिंग वाली रोड पे, मुझे इस आपकी इंक्लाइन रोड पे मुझे क्या करनी है, सेफ स्पीड निकालनी है, सेफ मैक्सिमम स्पीड। तो वो इंक्लाइन रोड हो उस पर भी देर इज अ चांस, इंक्लाइन रोड हो उस पर भी देर इज अ चांस कि आपकी जो कार है वो क्या करती है, स्लिपिंग कर सकती है, देर इज अ चांस की स्लिपिंग कर सकती है। अगर स्लिपिंग को मुझे बचानी है तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, आपका एफ मैक्सिमम लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू हमेशा हम जानते हैं वो क्या होती है आपकी, वो होती है म्यू एस एन होती है। एफ एस मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, म्यू एस एन होती है। तो जो मैंने आपकी यहाँ पे दो इक्वेशन बनानी है, जो मैंने दो इक्वेशन बनाई है, इसमें मैं एफ की जगह पे आपका क्या रखूंगा, ये तो आपका नॉर्मल केसेस में है, आप सॉल्व कर सकते हो एन और एफ के लिए, अगर आपसे पूछा गया हो तो। पूछता नहीं है जनरली, आपसे जो पूछता है वो आपसे मैक्सिमम स्पीड पूछता है, ठीक है। तो अगर मुझे मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो इन दो इक्वेशन में मैं बस कुछ नहीं करूंगा, आपके एफ एफ की जगह पे मैं एफ एस मैक्सिमम यानी म्यू एस एन रख दूंगा। तो जो पहली वाली इक्वेशन है अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो वो है आपकी एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, सॉरी एन कॉस थीटा, एफ साइन थीटा नहीं है, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अगर मुझे सेफ रखना है अपने आप को तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ की जगह पे मुझे एफ एस मैक्सिमम रखना पड़ेगा जिसकी वैल्यू म्यू एस एन होती है। तो मैं एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। यहाँ फिर मैं एन को उधर लेके जाऊंगा तो एन कॉस थीटा इज इक्वल, सॉरी एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है बेटा, थोड़ा डर लगेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, और इतना फास्ट पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली होगी, पर सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है खत्म करना। म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से आपका एन निकल के आ जाएगा विच इज इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये आपका निकल के आ गया, आपका एन निकल के आ गया। फिर आपकी जो दूसरी इक्वेशन है अगर उसको हम देखते हैं, आपकी जो दूसरी इक्वेशन है, एक सेकेंड, हाँ, आपकी जो दूसरी क्वेश्चन है उसको हम अगर देखें तो ये है आपकी ये वाली एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर।
तो यहाँ पे हो गई n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। बस हमें क्या करना है, सेफ्टी के लिए हमें f की जगह पे एफ एस मैक्सिमम रख देना है बस। तो एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू क्या है आपकी, वो है आपकी म्यू एस एन। तो यहाँ पे रख दिया हमने n साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से भी मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो n आपका n साइन थीटा कॉमन, n कॉमन आने के बाद म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आ गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ से आपका n क्या निकल के आ जाएगा, n निकल के आ जाएगा आपका एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। चलिए, मेन बात है कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं, सेफ मैक्सिमम स्पीड। अब हम क्या बोलेंगे कि ये भी n है और ये भी n है, दोनों ही n है और दोनों सही है, दोनों में कोई ज्यादा गलती कोई नहीं है, दोनों सही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आपका इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज दे बोथ आर सेम। जब इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आपका एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। जब दोनों के इक्वेट करते हैं तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। और हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस v निकालना है यहाँ से। तो v को जब हम यहाँ से बेटा निकालते हैं तो आपका v जो निकल के आएगा, v स्क्वायर आपका निकल के आएगा यहाँ से। मैं सीधे v लिख रहा हूँ आपका रूट लगा के। तो जब आप v को लिखते हो यहाँ पे, तो योर v विल कम आउट टू बी v विल कम आउट टू बी हाँ आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये निकल के आएगा आपका, लेकिन रूट में। मैं एक थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन ये कर सकता हूँ कि ऊपर नीचे मैं इसको टेन से डिवाइड कर सकता हूँ, साइन से कॉस से डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर नीचे अगर कॉस है तो साइन बाय कॉस बन जाएगा 10। तो यही फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा आपका आर जी, ये बन जाएगा आपका आर जी, यहाँ कॉस से डिवाइड कर दिया 10 बन जाएगा। तो 10 प्लस आपका यहाँ कॉस से डिवाइड कॉस को कर जाएगा 10 प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय आपका कॉस को 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है। फॉर्मूला याद नहीं करना है, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊं तो ये इस तरह की चीज एग्जाम में नहीं है। ये निकाला क्या हमने, ये हमारी मैक्सिमम सेफ स्पीड है, मैक्सिमम सेफ स्पीड टू प्रिवेंट स्लिपिंग, टू प्रिवेंट स्लिपिंग ऑन बैंक्ड रोड। जो इंक्लाइन रोड है उस पे अगर आपको अपनी स्लिपिंग बचानी है तो उसको बचाने के लिए हम ये निकालते हैं आपका फॉर्मूला। हमेशा ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो सर्कुलर मोशन है वो इतना ही है, जो अभी क्लास 11 का पार्ट है। ऐसे सॉरी, जो नीट और आईआईटी में तो थोड़ा सा और ज्यादा हाई पोर्शन होता है इसका, पर उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें आपके सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से अपना सर्कुलर मोशन बताएंगे। तो अगर ये खत्म करने के बाद एक तरह से हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, जो आपका फिफ्थ चैप्टर है आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन। इसमें इतना ही है। इसके बाद आपको बस वो एक्स्ट्रा चीज दे रखी है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। वो आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कभी अगर न्यूमेरिकल के लिए टाइम मिलेगा हमें, तो हम उस हिसाब से उस चीज को कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे।